मागच्या पिरियडमध्ये आपण 7 प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हा टॉपिक शिकलो होतो. त्यानंतर आपण हे पाहिलं होतं की अमेरिका लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आहे फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, आणि जपानमध्ये बनाना पिलिंगपासून थ्रेड, पेपर आणि युजफुल मटेरियल तयार करतात, असं आपण टॉपिक शिकलो होतो. आता नेक्स्ट पेज नंबर 103 पहा. थिंक अबाउट इट. जो ब्ल्यू कलरचा पॅरेग्राफ आहे, ब्ल्यू कलरचा बॉक्स आहे, तो नीट पहा. सम हॅबिट्स आर डिस्क्राईब बिलो. डू वी हॅव दोज हॅबिट्स? इफ सो, हाऊ डज इट हेल्प इन वेस्ट मॅनेजमेंट? काही हॅबिट्स दिलेले आहे, आपल्यामध्ये ते हॅबिट आहे का ते पहा, आणि कशा ते आपण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करता यूज करू शकतो आपण, किंवा त्याचा उपयोग घेऊ शकतो, याच्याबद्दल नीट पहा. तर पॉईंट टू पॉईंट डिस्क्राईब करतो आहे, नीट लक्ष द्यायचं आहे. फॉलोइंग द 3R मंत्र. आपण काय पाहिलं त्याच्या पहिले 7 प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. त्यातले 3 जणांना आपण इकडे टाकलं, कशामध्ये? 3R मंत्रामध्ये. रिड्यूस, रियूज, रिसायकल. 3R मंत्राला फॉलो करा. रिड्यूस, रियूज, रिसायकल. रिड्यूस, व्हॉट टू रिड्यूस? रिड्यूसिंग द वेस्ट. reuse, what to reuse? Reuse of waste. and recycle, recycling of waste. हर बार वेस्ट दिया है. reducing the waste, reuse of waste, recycling of waste. following the 3R mantras: reduce, reducing the waste, reuse, reuse of waste, and recycle, recycling of waste. तो ये 3R मंत्र को फॉलो करना अच्छी तरह से. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. throwing plastic wrapper of chocolates, ice cream, biscuit, etc. into dustbin. Avoiding littering. जो प्लास्टिक के कवर रहेंगे चॉकलेट के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, बिस्किट के ऊपर, उनको डस्टबिन में डालना अच्छी तरह से. उनको जलाने का नहीं है, नहीं तो और पोल्यूशन तैयार होगा. throwing plastic wrapper of chocolate, ice cream, biscuit, etc. into dustbin. Avoiding littering. Avoiding the use of plastic bag and instead using cloth bag or bags prepared from old sari, bed sheet, curtain, etc. अब ये अपने सबके लिए इम्पोर्टेंट है. अपन जब मार्केटिंग करते हैं तो कोई अपन बैग वगैरह लेके जाते नहीं, और बाद में अपन ने कुछ सब्जी भी लिया तो अपन बोलते कैरी बैग में दे दो, और दुकानदार को इतना अवेयरनेस नहीं रहा तो अपने को प्लास्टिक भी कैरी बैग दे देंगे. लेकिन उससे सॉलिड वेस्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्लास्टिक ये 10 लाख साल तक पृथ्वी पे से डिग्रेड नहीं होगा. तो प्लास्टिक के बैग यूज़ करने का नहीं. प्लास्टिक के बैग यूज़ करने के बजाय अपन ने कपड़े की थैली, क्लॉथ बैग यूज़ करना, या बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड साड़ी, बेडशीट, कर्टन, एट्सेट्रा. साड़ी से, बेडशीट से, कर्टन माने पर्दे से जो अपन क्लॉथ बैग बनाएंगे, ये बैग बनाएंगे, वो यूज़ करना मार्केटिंग के लिए. यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ ए पेपर फॉर राइटिंग. पेपर देखो, पेपर में अपन पेपर यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत लिखा गलत हो गया अपन फेंक देते हैं. ऐसा करने का नहीं. पेपर के दोनों साइड यूज़ करो लिखने के लिए. reusing greeting card and gift paper.
जो गिफ्ट मिलते हैं अपन धड़ फाड़ डालते हैं गिफ्ट देखने के लिए, लेकिन वो पेपर अच्छी तरह से निकालना, जो गिफ्ट का पेपर रहेगा वो उसको अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से बाजू में रखना और उसको फिर से रीयूज़ करना। अपने ही पैसे बच जाएंगे और एनवायरनमेंट की हानि भी नहीं होंगी। क्या बोला है फोर्थ पॉइंट, फिर से देखो, यूजिंग बोथ साइड ऑफ ए पेपर फॉर राइटिंग, reusing greeting card and gift paper, avoiding use of tissue paper and preferring to use one's own handkerchief. टिश्यू पेपर यूज करने का नहीं, आजकल बहुत ही टिश्यू पेपर यूज होता है, पहले नहीं होता था, अभी बहुत यूज होने लग गया है, तो उससे पेपर बहुत वेस्ट होता है और सॉलिड यानी वेस्ट तैयार होने में भी मदद होता है। तो बेटर वे टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना, उसकी जगह पे अपना रुमाल यूज़ करना। यानी हाथ पोंछने का है तो लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, पसीना आया तो भी टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं। बेटर वे हैंकरचिप यूज़ करो, अवॉइडिंग यूज ऑफ टिश्यू पेपर एंड प्रिफरिंग टू यूज वंस ओन हैंकरचिप। लीड बैटरीज यूज़ नहीं करना, जो बैटरीज रहती है एक बार लिया अपन यूज़ किया बाद में फेंक दिया, तो ऐसा करने का नहीं। उसकी जगह पे रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करना, यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करना इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, लोगों को एजुकेट करो एंड एजुकेटिंग, और इसके बारे में सबको बताओ फैमिली में और सोसाइटी में। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग, encouraging the family and society of this regard। वो अपन ने पहले ही बोला था कि अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल, यूज एंड थ्रो वाले आर्टिकल यूज नहीं करने का है, जो अपन एक बार यूज करते बाद में उसको थ्रो कर देते। 2 रुपये का पेन मिलता है तो अपन ने ले लिया, बाद में उसको यूज होने के बाद में उसकी रिफिल चेंज नहीं करती आती, उसको फेंक दिया, तो वो प्लास्टिक जमा रहता है। लाइक पेन्स, कैन कोल्ड ड्रिंक्स, जो थम्सअप वगैरह मिलता है, स्प्राइट मिरिंडा वगैरह, अगर टीन के कैन में मिल रहा है तो वो भी यूज़ नहीं करना। टेट्रा पैक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। अब टेट्रा पैक माने क्या, ऐसे बहुत बच्चों को मालूम नहीं। तो टेट्रा पैक माने क्या कि जो दूध मिलता है, दही मिलता है, या कोई जूस है, एप्पल का जूस वगैरह है, वो अपने को स्पेशल पैक करके मिलता है, यानी ऐसा बॉक्स में मिलता है, बॉक्स टाइप पैकिंग। आपको अभी जो पिक्चर बता रहा हूँ उसमें आपको समझ में आएगा। तो ऐसा ये टाइप में यूज़ नहीं करने का, अपने को ऐसा परचेस करने का नहीं है। एंड वही कि यू अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल लाइक पेन्स, कैन कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। उसमें का दूध, दही, एप्पल जूस, ऐसी चीज़ अपने को लेने की नहीं है जो बॉक्स के अंदर पैक करके अपने को मिलती है। तो ये कुछ हैबिट्स है, 8 के 8 हैबिट्स है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसको बार बार पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, और बाद में इसको अच्छी तरह से फॉलो भी करने का है, सिर्फ पढ़ने का नहीं है, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने का है। अब नेक्स्ट अपने को बॉक्स में पेज नंबर 104 में पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट ये टॉपिक दिया है, उसको एक बार बराबर पढ़ लेना आपने। कौन से चीज़ को कितना टाइम लगता है वो आपको बताया गया है। इफ द टाइम रिक्वायर्ड, उसके बाजू में जो पैराग्राफ है वो देख लो एक बार। इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज लॉन्ग, इट सीरियसली अफेक्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर टाइम ज़्यादा लगा डिग्रेडेशन होने को तो एनवायरमेंटल फैक्टर को अफेक्ट हो सकता है।
if the time required for degradation of the solid waste generated around us is long, it seriously affects other environmental factor. तो what care will you take to avoid this? तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? जो आपको फिगर दिए गए हैं 9.5A देखो, बिलो शोज मेथड ऑफ स्टोरिंग वेस्ट। उसमें देखने को मिलता है अपने को कि अपन वेस्ट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो गीला कचरा अलग रखना, जो सूखा है उसको अलग रखना। 9.5 की ये डायग्राम देख लो, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। और जो 9.5B है उसमें शो द यूज ऑफ स्पेसिफिक डस्टबिन। उसमें स्पेसिफिक डस्टबिन बताई गई है कि कौन से डस्टबिन में क्या डालना है एज पर द टाइप ऑफ वेस्ट। थिंक अबाउट हाउ सच इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग दिस मेथड इन आवर होम्स टू। अपन अपने घर में कैसे डस्टबिन कर सकते हैं बराबर, उसके बारे में सोचो। आपको दिख रहा है कि 4 डस्टबिन हैं, एक में डाल रहे हैं पेपर, एक में पेपर, एक में ग्लास, एक में प्लास्टिक, एक में मेटल। तो ऐसे वेस्ट को अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेट किया और उनको अच्छी तरह से थ्रो अप किया। तो ये इम्प्लीमेंट करना 9.5A फिगर और 9.5B अपने घर में भी अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपत्ति व्यवस्थापन। एंड कोई संकट आया तो उसके ऊपर कैसा मैनेज करेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन डिजास्टर मैनेजमेंट। वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक थंडरबोल्ट्स, वीज चमकणे, पूर येणे, आग लागणे आणि काही माणसांनी तयार केलेले डिझास्टर्स आहे, जसं अपघात होणे किंवा बॉम्ब एक्सप्लोजन होणे किंवा इंडस्ट्रीजमध्ये केमिकल ॲक्सिडेंट झाला किंवा स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग। अब स्टैम्पेड इन मास गैदरिंग माने क्या कि भगदड़ मच जाना, कि बहुत सारे लोग आए एक जगह पे और अचानक भगदड़ मच गई, तो वो भी एक आपत्ति है, डिजास्टर है। स्टैम्पेड और लिख के रखो बराबर। हाँ, मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ सब चीज़ आपको मराठी हिंदी बता रहा हूँ। कि पहले बोला अपन ने लाइटनिंग, वीज चमकने, फ्लड, बाढ़ आना, पूर। मैनमेड डिजास्टर कौन से है, तो अपघात, एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सीडेंट होना इंडस्ट्री में, या भगदड़ मच जाना, चिंगरा चिंगरी होने, स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग, डकैत, राइट्स ऑकर अराउंड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये चीज़ होते रहती है ज़िंदगी में, अपने आजू बाजू में अपन को देखने को भी मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बराबर है। ये सब डिजास्टर में आता है। और इसमें जब भी डिजास्टर होता है तो प्रॉपर्टी को और लाइफ को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक बार फिर से पैराग्राफ डिजास्टर मैनेजमेंट का। वेरियस नेचुरल डिजास्टर लाइक थंडरबोल्ट, flood, fire, and man-made disaster like accident, bomb explosion, chemical accident in industry, stampedes in mass gathering, riots, etc. occur around us from time to time. They cause large-scale damage to life and property. आपत्तीमुळे जेव्हा संकट येतात तेव्हा प्रॉपर्टीला आणि जीवाला फार मोठी हानी पोचते। कोणकोणते डिझास्टर असतात तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे। आता पेज नंबर 105 जो ब्ल्यू कलरचा पॅरेग्राफ तुम्हाला दिलेला आहे तो नीट पहा।
Disaster management is action implemented through proper planning, organized activity, and coordination. It includes the following. डिझॅस्टर मॅनेजमेंट इज ॲक्शन इम्प्लिमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लॅनिंग. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आता पहा तुम्ही, प्रत्येक स्कूलमध्ये, प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आपण पाहतो की आग नियंत्रक यंत्र लावलेलं असते, फायर एक्सटिंग्विशर. तो भी एक पार्ट है काय का, डिझास्टर मैनेजमेंट का. एंड डिज़ास्टर को रोक सकते हैं. तो उसके लिए क्या होना, प्रॉपर प्लानिंग होना, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होना और कोऑर्डिनेशन होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना. प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर. लॉस को प्रिवेंट करो और डेंजर को भी. इम्प्रूविंग टॉलरेंस. क्षमता बढ़ाओ यानी टॉलरेंस को इम्प्रूव करो. पहले क्या बोला, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर. प्रिवेंट करो लॉसेस को और डेंजर को, कि कौन सी चीज़ से अपने को लॉस हो सकता है, कोई चीज़ अपने डेंजर में है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकें अपन. इम्प्रूविंग टॉलरेंस. एंड टॉलरेंस इम्प्रूव करो, क्षमता, टॉलरेट. प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेन्सिटी अँड एक्सटेंट ऑफ हार्म. प्रोवाइड करो. आपत्ती झाल्यानंतर, डिझास्टर झाल्यानंतर रिलीफ प्रोवाइड करा, मग ताबडतोब मदत करा. प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिझास्टर, उसकी तीव्रता कम करो. एंड ऐसा बहुत बड़ा चढ़ा के मत रखो, मत बोलो. मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म. दो चीज़ को मिनिमाइज करना पड़ता है, इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म. फेस करो डिजास्टर को. बाढ़ी आया तो उसको बराबर फेस करना, कि अपने क्या क्या अपन बचा सकते हैं तो उसको बचाओ, पहले अपनी जान बचाओ. यानी डिजास्टर को फेस करके सब बातें देख लो. भगदड़ मच गई तो अपन कैसे पहले सब सेफली बाहर पड़ेंगे वो ध्यान में रखो. तो अपन ही घबरा गए कहीं के कहीं भाग रहे अपन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. डिजास्टर को फेस करना पड़ता है. जितना अपन भागेंगे उतना अपने पीछे आएगा. और इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है डिजास्टर सिचुएशन को. एंड वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं रहता. अगर अच्छी तरह से प्लानिंग होगा तो अपन इमीडिएट एक्शन ले सकेंगे. इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन. असेसमेंट ऑफ डैमेज, क्या नुकसान हुआ वो देख लो. एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, और कितनी उसकी तीव्रता था डिजास्टर की वो देख लो. असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर. अरेंजिंग द रेस्क्यू वर्क. रेस्क्यू वर्क को अरेंज करो एंड हेल्प. अभी कोरोना का ये आपत्ति आई, ये भी एक प्रकार की डिजास्टर थी. लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यंग लोगों ने अच्छी तरह से काम किया. जो लोग भूखे थे उनको घर तक खाना पहुंचाया. जो रोज कमाते हैं खाते हैं उनकी तरफ अनाज पहुंचाया. तो ये भी एक टाइप का रेस्क्यू वर्क ही है, कि उनको लाइफ सस्टेन करने में मदद दी. तो ऐसा अपन भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ. अरेंजिंग द रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प. लोगों की मदद अपन कर सकते हैं कोई भी एंगल से. और फिर से उनका पुनर्वसन करो, रिहैबिलाइजेशन. एंड बाढ़ आएंगी तो फिर से उनका घर अगर कुछ टूट फूट गया होगा तो उनको फिर रिहैबिलिट करने में मदद करो. रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग. तो दीज आर द 8 थिंग्स कि अपन डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पहला बोला अपन ने, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर, इम्प्रूविंग टॉलरेंस,
providing relief from disaster and minimizing the intensity and extent of harm, preparation to face the disaster, immediate action in the disaster situation, assessment of damage and intensity of the disaster, arranging for rescue work and help, rehabilitation and rebuilding. The main objective of first aid is prevention of death. फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार काय के लिए? तो सबसे बड़ी बात महत्व है कि प्रिवेंशन ऑफ डेथ, कि सामने वाले इंसान को बचाओ, उसकी हालत और ख़राब नहीं होनी चाहिए. प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन और पुनर्वसन करना. आणि मेन ऑब्जेक्टिव्ह क्या है फर्स्ट एड का? प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन. Hence it is important to know that the emergency measures or first aid practice to be followed. एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में या कोई भी चीज़ में जब भी कोई आपत्ति आती है तो फर्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द इमरजेंसी मेजर्स, और ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड. लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन. अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन. तो उसमें ध्यान में रखो अपन ABC. ए माने एयर वे, बी माने ब्रीदिंग, सी माने सर्कुलेशन. ABC ध्यान में रखो. एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. तो उसमें का फर्स्ट टॉपिक एयर वे पढ़ रहे अपन. ध्यान में रखो कि कोई इंसान है, इफ द विक्टिम, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है डिफिकल्टी ब्रीदिंग. इफ द विक्टिम को ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी आ गई, हेड को हेड करना बैकवर्ड स्लोपिंग में, यानी कुछ उसके हेड के नीचे रखना नहीं, उसको बैकवर्ड पोजीशन में, बैकवर्ड स्लोपिंग में हेड को रखने का है. और द चिन शुड बी रेज सो दैट ए रेस्पिरेटरी पैसेज रिमेन ओपन. चिन, हनवटी, हनवटीला वरते करा. जो अपने नीचे वाले दांत है उसके नीचे का पोर्शन, जिसको अपन चिन बोलते हैं, उसको रेस करो. ऐसे रेस करना कि रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन होना चाहिए. तो क्या होगा? जो डिफ़िकल्टी रहेंगी ब्रीदिंग लेने में वो उसकी कम हो जाएंगी, यानी वो अच्छी तरह से सांस ले सकता है. फिर विक्टिम, विक्टिम माने पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम breathing. If the victim has difficulty breathing, the head should be held in a backward sloping position or the chin should be raised so that the respiratory passage remain open. एखाद्या व्यक्तीला श्वास घ्यायला त्रास होतो आहे, त्याला असं झोपवा, तरी डोक्याखाली काही ठेवू नका. त्याचं हेड, डोकं हे थोडं खालच्या पोझिशनला असलं पाहिजे आणि त्याची हनवटी वरते करा, जेणेकरून त्याचा श्वास घेण्याचा पॅसेज हा ओपन होऊन जाईल. तर हा पहिली मेथड कशाची? बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ फर्स्ट एडची. लाईफ अँड रेस्क्यू सायटेशन. रेस्क्यू सायटेशन नीट लक्ष ठेवायचं. नंबर सेकंड मेथड, ब्रीदिंग. इफ ब्रीदिंग हॅज स्टॉप, एखाद्या व्यक्तीचं ब्रीदिंग बंद पड़लं और वो अब सांस नहीं ले रहा है, वो उसका स्टॉप हो गया है. अपने दिख रहा है कि अभी तक सांस ले रहा था, अब एकदम बंद हो गया उसका. द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन. उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करो बाय माउथ टू माउथ रेस्क्यू साइटेशन, यानी माउथ टू माउथ एयर पंप करो, उसके कारण उसका ब्रीदिंग चालू हो सकता है.
A breathing has stopped. The victim should be given artificial ventilation. Ventilation माने हवा. Ventilation by mouth to mouth rescue citation. तो ये थी अपनी सेकंड वन. कौन सा? ब्रीदिंग. क्या हो गया? ब्रीदिंग स्टॉप हो गया. विक्टिम को क्या किया? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया. कैसे? बाय माउथ टू माउथ रेस्क्यू साइटेशन. नंबर थर्ड, सर्कुलेशन. इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, बेहोश है, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, 2 बार उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना. विक्टिम क्या है? बेहोश है. अब उसको 2 बार क्या करना? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना. हार्ट को प्रेस करना डाउन हार्ड, यानी हार्ट के नीचे उसको प्रेस करते रहना. द हार्ट शुड बी प्रेस डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विथ बोथ द पाम. दोनों हाथों से, दोनों पंजे से हार्ट को नीचे साइड में अच्छी तरह से प्रेस करना. दिस 2 एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली अबाउट 15 टाइम्स, और कम से कम 15 टाइम ये एक्शन रिपीट होनी चाहिए. उसको बोलते अपन CPR. डॉक्टर के भाषा में ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, इनको सबको मालूम रहता है. इसको बोलते अपन कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू साइटेशन. कार्डियो स्टैंड फॉर हार्ट, पल्मोनरी वेन्स रहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू साइटेशन. इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल. सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल इसमें आता है, उसमें हो सकता है. एक बार फिर से सर्कुलेशन टॉपिक ध्यान दो बराबर. इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, विक्टिम अनकॉन्शियस है, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, उसको 2 बार, सॉरी हाँ, उसको देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना. हार्ट को दोनों हाथ से डाउन में प्रेस करना. द हार्ट शुड बी प्रेस डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विथ बोथ द पाम. ये दोनों एक्शन, एंड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और हार्ट को प्रेस करना, ये कम से कम करना 15 बार. अल्टरनेटली रिपीट करना, इसको रिपीटेड अल्टरनेटली अबाउट 15 टाइम्स. और उसको बोलते अपन कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यू साइटेशन. इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल. उसके कारण सर्कुलेशन नॉर्मल में आ सकता है. तो ये क्या देखा अपन ने आज? ये अपन ने देखा कि पहले कुछ रूल्स थे, वो फॉलो किए अपन ने. 3R मंत्र से अपन स्टार्ट किया अपन ने. उसके बाद में कुछ रूल्स बोले थे पेज नंबर 103 पे. वो 8 के 8 रूल्स अपन ने, वो हैबिट अपने में डेवलप होनी चाहिए. उसके बाद में पेज नंबर 104 में अपन ने देखा कि वेस्ट को कैसे अच्छी तरह से अपन घर में डिस्पोज कर सकते हैं. अलग अलग बकेट अपन यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग बॉक्स, डस्टबिन अपन यूज़ कर सकते हैं. कि वेट वेस्ट को अलग डब्बा, ड्राई वेस्ट को अलग डब्बा या डस्टबिन. उसके बाद में और पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल के लिए अलग अलग डस्टबिन अपन यूज़ कर सकते हैं. बाद में उसके नीचे देखा अपन ने कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर माने क्या, ये पहले अपन ने समझ लिया. डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या एक्शन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, तो वो अपन ने देखा पेज नंबर 105 पे. जो ब्लू कलर का बॉक्स है वहाँ पे 8 के 8 पॉइंट बराबर ध्यान में रखना. और उसके बाद में अपन ने देखा फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, प्रथम उपचार कसे करतात ते पाहिलं आपण. प्रथम उपचाराचा मेन फायदा की कोणते हलतीत समोरच्याचा जीव वाचवायचा आहे आणि त्याची तब्येत कमीत कमी बेकार झाली, म्हणजे ते कमीत कमी त्याची तब्येत तिला हानी पोचली पाहिजे, त्याची तब्येत चांगली राहिली पाहिजे, हा आपला मेन उद्देश असतो. तर काही तुम्हाला बेसिक प्रिन्सिपल सांगितले फर्स्ट एडचे. त्यामुळे पहिले एअरवे, डोकं खाली ठेवलं, चीन वरती केली, पॅसेज मोकळा केला.
ब्रिदिंग स्टॉप झालं, माउथ टू माउथ रेस्क्यू हायड्रेशन केलं, गिवन आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन ब्रिदिंगमध्ये आणि सर्क्युलेशनमध्ये, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन केलं 2 वेळा, नंतर हार्टला प्रेस केलं दोन्ही पामनी. ही याला म्हणतो आपण CPR, आणि ही जवळपास करायची 15 वेळा. याने सर्क्युलेशन नॉर्मलवर येण्यास मदत होते. हे सब टॉपिक बराबर पढ़ लो. ठीक है.